देश में 75वां आज़ादी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस पर बावल उपमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने फहराया तिरंगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा, भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा। देश में सोमवार को 75वां आज़ादी जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया तो वहीं देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेवाड़ी जिले के बावल उपमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने पहली बार तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। स्कूली विद्यार्थी द्वारा रंगारंग देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 15 अगस्त पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। जमीन से लेकर आकाश तक हर जगह भारत का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला भर में स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में ध्वजारोहण किया। रेवाड़ी में नागर चौधरी के विधायक डा. अभय सिंह यादव और कोसली में विधायक राकेश दौलताबाद ने ध्वजारोहण किया। तीनों ही स्थानों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत तेजी से विकास और शक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ सुई का भी निर्माण नहीं होता था और आज हम सैटेलाइट बना रहे हैं। जमीन से लेकर आकाश तक हर जगह हमारा प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष के पड़ाव पर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे उस वक्त विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन बनाकर भारत ने न सिर्फ पूरे विश्व को चौंकाया बल्कि दुनिया भर में लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण के पश्चात अपने संबोधन में लिखे लिखाए भाषण का इस्तेमाल नहीं किया। अपने भाषण में राव आरंभ से लेकर अंत तक धारा प्रवाह बोले। उन्होंने न सिर्फ नसीबपुर और अंबाला में बन रहे बलिदानियों के स्मारक स्थलों की जानकारी दी बल्कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के योद्धाओं के बलिदान को भी विस्तार पूर्वक बताया। बावल में ध्वजारोहण से पूर्व मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने शहीद भगत सिंह पार्क में शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के दिन ऐसी सभी ज्ञात और अज्ञात सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर उनके साथ बावल नगर पालिका से चेयरमैन वीरेंद्र महलावत, डीएसपी व प्रशासनिक अधिकारियों समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनिल कुमार का प्रेरक प्रतिनिधित्व मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मंच से आए इन टुकड़ियों के सम्मान में। हमारी महिला पुलिस अर्चना जी अपनी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करती हुई मुख्य मंच के सामने से। होम गार्ड्स प्लाटून कमांडर सुधीर, जो एनसीसी सीनियर के बॉयज का जोश है उससे कहीं 19 जोश नहीं हमारी बेटियों का। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। सीनियर अंडर ऑफिसर मीनाक्षी तक्षक का ये स्वर, अहिर कॉलेज की बेटियां, इतिहास रचती हुई हमारी बेटियां। जवाहर नवोदय नेहचाना का प्रतिनिधि स्काउट ट्रॉफी स्काउट हर्ष सहरावत मुख्यमंत्री से गुजरता हुआ ये जज्बा। जोरदार तालियां इन बच्चों माध्यमिक विद्यालय और विमल हृदय और निखिल का ये स्वर। ये हम इस संकल्प में इन छुट्टियों की हमारे जीवन का हिस्सा हो हुए एक स्वर में एक लहरी पर ये बेटियां कह रही हैं, हम चाहे समाज के किसी कोने से हो, सबसे पहले भारतवासी हैं। सबसे बेहतरीन प्रस्तुति। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। और लीजिए पीटी के बाद डंबल की खनक।
पाँच सेकंड। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, बावल वासियों, देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को ये आज़ादी का 75वां दिवस मुबारक। किसी भी देश के लिए 75 साल कोई मायने नहीं रखते। इतिहास देशों का लंबा चौड़ा होता है, किसी का 400 साल होता है, किसी का 500 साल होता है। भारत जैसे देश का इतिहास 2000 साल पुराना है, और इस 2000 साल के अंदर अगर हम रचें और देखें तो ये 75 साल कोई मायने नहीं रखते। लेकिन आदमी की जिंदगी के अंदर 75 साल बहुत होते हैं। 3 पीढ़ियां 75 साल के अंदर पैदा होती हैं, कुछ गुजर जाती हैं, और शायद ये 75 साल आज़ादी के मंथन करने का समय है कि आज 75 साल पे जब हम खड़े हैं तो 100 साल की शताब्दी होगी, उस टाइम के ऊपर कहां हम खड़े हो सकते हैं। और मैं भविष्य की रचना रचने से पहले भूत की रचना रचना चाहता हूं। हमारे 2000 के इतिहास के अंदर पिछले 1200 वर्ष का इतिहास लिखा जा चुका है। मैंने नहीं लिखा, भारतवासी ने नहीं लिखा। एग्नस मैडिसन, जो बेल्जियम की एक प्रोफेसर हैं और कैम्ब्रिज की एक सदस्य हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है और खुलासा किया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक भारत की माली हालत इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि कुल विश्व के माली हालत का 26 से 27% हिस्सा अकेला भारत की तरफ से हुआ करता था। जब 18वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज हमारे पास आए, हमारे को गुलाम बना दिया। आए तो थे ट्रेड करने के लिए, कलकत्ता पहुंचे थे। उस टाइम हमारा 27% विश्व के जीडीपी के अंदर योगदान था, और जब वो पूरे तौर के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर काबू हो गए, उस टाइम 24% हिंदुस्तान का योगदान विश्व की संपत्ति के अंदर था। और 18वीं शताब्दी से लेकर के और 1947 तक उन्होंने देश की संपत्ति को धीरे धीरे खुर्द बुर्द कर दिया। जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए तो हमारा हिंदुस्तान का विश्व की संपत्ति के अंदर केवल 3% हिस्सा बकाया करके छोड़ गए। 21-22% जो पहले हमारा हुआ करता था वो ब्रिटानिया बनाने के अंदर लगा दिया, और हमारे को एक गरीब भिखमंगा मुल्क समझते हुए यहां से छोड़ करके चले गए कि अब इनके पास निचोड़ने के लिए कुछ नहीं रहा। इनके पास सेना के अंदर आज के दिन तैनात लोग हो गए। हमारे पैसे से, हमारे लोगों से दूसरा विश्व युद्ध जीता। और सोचने की बात है कि पहले विश्व युद्ध के अंदर और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत की सेनाओं ने न केवल अफ्रीका के अंदर बट यूरोप के अंदर भी, फ्लैंडर्स के अंदर भी
अपने लोगों की जान निछावर करी और ब्रिटानिया को विजय की तरफ अग्रसर किया। आज हम और आप कभी दिल्ली जाते तो इंडिया गेट देखते, किस बात का प्रतीक है कि पहले विश्व युद्ध के अंदर जो भी मरे थे उनका नाम इंडिया गेट के ऊपर लिखा गया है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जो मरा था उसका कोई जिक्र अंग्रेज नहीं करके गया। सन 71 की लड़ाई हुई, सन 62 की लड़ाई हुई, सन 65 की लड़ाई हुई, कारगिल की लड़ाई हुई, रोजाना हमारे यहाँ के जवान और अफसर सीमाओं के ऊपर अपनी जान हथेली के ऊपर लेके खेलते हैं, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ था। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई तो उन्होंने ये कहा कि ये संग्रहालय पुराना हो चुका है, शहादत लोगों की इसके बाद बहुत हो चुकी है अनेक जगह है, और एक नया संग्रहालय बनाया जाए। और आज दिल्ली के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के जितने भी लोग मरे हैं उनका नाम वहां पे लिखा जाएगा, जो दिल्ली के अंदर संग्रहालय बना हुआ है। हरियाणा सरकार की से देखो, हमारे यहां से नसीबपुर के अंदर 1857 के अंदर पहली बार युद्ध छिड़ा। कहीं पर भी 1857 के युद्ध के अंदर 2 अफसर अंग्रेज नहीं मारे गए। यहां पर कर्नल मारा गया, मेजर मारा गया, उनकी अभी भी कब्र है। यहां से शुरू हुआ। यहां पर सरकार ने आज के दिन, हरियाणा सरकार ने आज के दिन यह फैसला किया है कि एक संग्रहालय बनाया जाए नारनौल के अंदर। यह फैसला किया है कि एक संग्रहालय अंबाला के अंदर बनाया जाए, और जिन लोगों ने भी शहादत दी है देश के लिए उनका नाम उसके ऊपर दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये तो याद रखें कि आज हम आजाद हिंद के अंदर जो सांस ले रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की और उन शहीदों की शहादत की वजह से ले रहे हैं। साथियों, हमने आज के दिन क्या प्रण लेना चाहिए कि जो देश 1947 के अंदर गुर्बत की बेड़ियों के अंदर बंधा हुआ था, जहां पे इंडस्ट्री नहीं थी, सर्विसेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, 60% से अधिक लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थे, और हमारी उस टाइम की जीडीपी के अंदर 60 से भी 65% पैसा देश के खजानों के अंदर एग्रीकल्चर के उत्पादन से आया करता था। मुल्कों के लिए भी हम उनके लिए सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजने लग रहे हैं। यह तरक्की 75 साल के अंदर भारत ने करी। यह हैसियत भारत सरकार की आज के दिन है कि जब कोविड आया तो जब किस किस मुल्क के अंदर हमने वैक्सीन नहीं भेजी। जो लोग वैक्सीन बनाने वाले महायज्ञ थे, माहिर थे, उन्होंने तो दाम वसूल करना चाहा, सिर्फ पैसा वसूल नहीं करना चाहा, उन्होंने तो धरती भी उन मुल्कों की वसूल करनी चाहिए, अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, कि हम तुम्हारे को वैक्सीन देंगे, तुम अपनी धरती हमारे हवाले कर दो। कंपनी लोगों की, मुल्कों की धरती लेने के ऊपर आमादा हो गई। और ये भारतवर्ष एक ऐसा था जिन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं और मुल्कों के अंदर भी वैक्सीन फ्री के अंदर चुका है। और आज मैं ये कह सकता हूं, स्टैटिस्टिक्स का महकमा मेरे पास है, कि जितना भी काम पिछले दिनों के अंदर हमारे देश के अंदर हुआ है, देश की साख विश्व के अंदर बढ़ी है। आज के दिन हमारी जीडीपी पिछले 4 महीने की 8% बढ़ रही है। अमेरिका जैसा समृद्ध मुल्क, उसकी जीडीपी कोविड के बाद सिर्फ 2% बढ़ी। यूरोप के अंदर फ्रांस की, ब्रिटानिया की, इटली की 4-5 से अव्वल नहीं बढ़ी।
लेकिन भारतवर्ष की, आपके मुल्क की जीडीपी 8.4% बढ़ी पिछले 4 महीनों के अंदर। सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आई, हेल्थ के अंदर आई, सब जगह हमने तरक्की करी। नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से आयुष्मान भारत, जिससे 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा अपनी सेहत सुधारने के लिए। किसान निधि योजना, अनेक योजनाएं जो बनाई। आज के दिन हमारा भारतवर्ष जो पिछड़ा कहलाया जाया करता था, कमजोर कहलाया जाया करता था, गुर्बत में पलने वाला कहलाया जाया करता था, आज के दिन हम और देशों से अव्वल हैं। लेकिन ये नहीं मतलब इसका कि हम चोटी पर पहुंच गए हैं। हालांकि आज के दिन एग्रीकल्चर के माध्यम से केवल 16% कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर के मार्फत होती है। लेकिन गांव में बसने वाला लोग, गरीब मजदूर, 60 से 65% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं। कंट्रीब्यूशन 16% जीडीपी के अंदर, और निर्भर लोग 60 से 65%। ये सुधारना पड़ेगा ना। और सुधारने के लिए हमने देखा है कि हमारा क्या देश था। 25% तक हम हिस्सा विश्व के जीडीपी के अंदर एक बार जमाने के अंदर जब रखा कर सकते थे, तो क्या अगले 25 बरस के अंदर जब हम अपनी शताब्दी की तरफ गुजरने चलेंगे, तो क्या हम उस दौर के ऊपर पहुंच सकते हैं? ये यकीन करने वाली बात है। आज के दिन मैं आपको आंकड़े से देने लग रहा हूं कि हमारी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे सबको पता है, बच्चे बच्चे के पास टेलीफोन है। जो काम पहले हमारी पिछली पीढ़ी के अंदर 100 बरस के अंदर हुआ करता था, वो आज केवल 10 बरस में होने लग रहा है। और जो इतिहास पढ़े हैं या जो मैथ्स पढ़े हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, उनको मालूम होता है कि भाई एग्रीकल्चर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। और आज के दिन अगर हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ें, तो जब शताब्दी हमारी आएगी, 100 साल होंगे, तो हो सकता है उनमें से अनेक यहाँ पर ना हो, लेकिन नई पीढ़ी के लोग तो वो समय दोबारा से देखेंगे जो इतिहास के अंदर हमारा था। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोबारा रचता है। हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा बुलंद था। हिंदुस्तान के इतिहास के बलबूते के ऊपर हमारा भविष्य बहुत बुलंद हो सकता है। सिर्फ आपको अपने दिल के अंदर ये सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते थे, हमारे पूर्वज अगर कर सकते थे, तो ये लक्ष्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज माहौल है आजाद सांस, आजाद हिंद में हम सांस ले रहे हैं। आपने अपना निशाना 2047 के ऊपर रखना है कि 25 बरस बाद जब हमारी शताब्दी मनाई जाएगी, तो क्या हम सेकंड क्लास नेशन कहलाएंगे या फर्स्ट क्लास नेशन कहलाएंगे। और मैं यकीन करता हूं कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों के अंदर, जिस रफ्तार से हमने तरक्की पिछले दिनों के अंदर करी है, पिछले 75 साल के अंदर करी है, उससे 10 गुना फालतू तरक्की हम अगले 25 साल के अंदर कर सकते हैं। और हो सकता है कि अमेरिका और चाइना की बराबर हम कर लें। मैं नहीं कह रहा कि लांग सकते हैं, लेकिन लक्ष्य लांगने का रखोगे तो उनके बराबर तो आ ही जाओगे। यह प्रण आज आप सब लेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप लोगों को दिन मुबारक। जय हिंद।